नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश के नामी लोगों की जासूसी, उनकी बातचीत पर निगरानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। फोन पर पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए मंत्रियों, नेताओं, 40 से अधिक पत्रकारों की जासूसी के दावे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज इसमें राहुल गांधी का नाम भी सामने आया। एक लिस्ट के अनुसार प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी है। सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल का नाम भी बताया जा रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी जिक्र है। बहरहाल, सरकार में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में राष्ट्र सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी के लिए जानकारी हासिल करने का प्रोसीजर के तहत उन्होंने कहा है कि आज बयान दिया कि हो सकता है गैरकानूनी तौर पर यह नहीं हो सकता। लोकसभा में हंगामे के बीच उन्होंने आज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का भी जिक्र किया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्यों सरकार इन लोगों की निगरानी कर रही है? क्या कर रही है निगरानी? विपक्ष ने कहा है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार खरीद सकती है, लेकिन मंत्री का यह भी कहना है कि सॉफ्टवेयर सरकार और प्राइवेट एजेंसी भी खरीद सकते हैं। बहरहाल, विपक्ष भी अब हमलावर हो गया है। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ नेताओं और मंत्रियों को सुन लेते हैं। Any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure. In India, there is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center and the state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। तो हम ये रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान सिद्धार्थ वरदराजन हैं, संस्थापक सदस्य हैं द वाया के। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ वरदराजन समय निकालने के लिए। और आज जिस तरह से सिद्धार्थ, पहले तो एक लिस्ट में आपका जिक्र है और अब जिस तरह से आज ये लिस्ट आती है, इसमें राहुल गांधी और तमाम अन्य लोगों का जिक्र है। पहले तो एक पत्रकार के तौर पर क्या मन में विचार, क्या आप चिंतित हैं जो ये नाम तमाम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं खुद तो चिंतित नहीं हूं, क्योंकि पहले से ही हम लोग अज्यूम करते आ रहे हैं कि हम लोग सरकार की निगरानी में हैं। लेकिन ये बात अवश्य है कि जब इसकी जो इसका फोरेंसिक एविडेंस जो है निकलता है, तो जरूर आदमी को थोड़ा सा धक्का तो पहुंचता है। लेकिन उसके बाद चलो, हम लोग अपना काम करने से इस तरह से नहीं अपना काम रोकेंगे, और ना ही किसी भी पत्रकार को डरना चाहिए। लेकिन ये किसी भी इसके बारे में दो राय नहीं हो सकते कि ये मीडिया, क्योंकि सरकार चाहता क्या है कि
कुछ स्टोरीज ऐसे हों जो आप ना करें। सरकार चाहता है कि स्टोरीज पे रोक लगाया जाए या उनको छपने से पहले उनको खबर मिल जाए। तो किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी फ्री प्रेस में ये अधिकार सरकार को नहीं मिल सकता। और ये बहुत जरूरी है कहना। मैंने शायद रविशंकर प्रसाद जी का बाइट था, पता नहीं किसका बाइट था, जिसने कहा कि कोई भी सबूत अभी तक नहीं आया है। मैं उनसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा फोन एक जीता जागता सबूत है। और भी पत्रकार हैं, प्रशांत किशोर हैं जो सामाजिक जो सियासी पॉलिटिकल एडवाइजर और स्ट्रेटेजिस्ट हैं। हमने इन फोन्स की तकनीकी तहकीकात के बाद कॉम्प्रिहेंसिवली क्लेम किया है कि उसमें पेगासस इन्फेक्शन के ट्रेसेस हैं। और ये कोई सिर्फ दावा नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो इसलिए सरकार अब एक तरह से इस सरकार पे का ड्यूटी है एक तरह से कि वो इस चीज को कबूल करें, वो बताएं कि चलो अगर हमने नहीं किया तो किसने किया। लेकिन ये कहना कि कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ये बात आज के स्टोरीज के बाद कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सिद्धार्थ, आज आईटी मंत्री ने भी एक संसद भवन में एक बयान दिया, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि जो ये निगरानी का समय था, फिर एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं आपका रिफ्लेक्शन चाहूंगी। समय 2018 से 2019 के बीच का है, बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस। तो ये क्या इंगित करता है? क्या ये हमें कोई, अगर सरकार कह रही है कि उसका अगर रोल नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा चुनावों से पहले ये होता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं अगर ये टाइम पीरियड सामने आता है तो? देखिए, ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जो है आपने ये वेपन, ये अस्त्र इस्तेमाल किया उस दौर में जब चुनाव होने वाले थे, जब चुनावी कैंपेन चल रहा था। और तो और हमने प्रशांत किशोर जी के फोन पे बंगाल इलेक्शन के टाइम में लक्षण पाए हैं इन्फेक्शन के। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि पेगासस को इस्तेमाल किया जा रहा था एज एन इलेक्टोरल वेपन। और कोई कंक्लूजन इससे हम नहीं निकाल सकते। और चलिए, राहुल गांधी के फोन को हम लोग फोरेंसिकली टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये एक ऐसे सज्जन है जो हर 4-5 महीने अपना फोन और नंबर बदल देते हैं, क्योंकि उनको भी शक है कि वो किसी की निगरानी में है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का फोन हम फिजिकली फोरेंसिक टेस्ट कर चुके हैं उस पर। और एज रिसेंटली एज बंगाल इलेक्शन के टाइम में, यहां तक कि जिस दिन मेरी मुलाकात हुई प्रशांत किशोर जी से और उसी दिन उनका बैकअप लेके एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्निकल लैब को भेजा गया, और एमनेस्टी ने कहा कि आज भी, मतलब कि मुलाकात के दिन और टेस्टिंग के दिन भी पेगासस सॉफ्टवेयर जो है उनके फोन पे एक्टिव था। तो और हर कोई जानता है कि प्रशांत किशोर ऑपोजिशन के लिए क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2019 के चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है, मुझे शक है कि 2024 के इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसे जो है स्पाईवेयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, अनलेस कोर्ट्स आके इस चीज पे रोक लगाए। क्योंकि अगर ये चलता रहा सिलसिला, और ये भी आज हमने स्टोरी किया है कि अशोक लवासा जी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका फोन को भी लगता है कि निशाना बनाया गया। तो जो शख्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को गारंटी करना, अगर उनको भी आप नहीं बख्शते हो तो फिर डेमोक्रेसी और इलेक्शन में बचा क्या? सिद्धार्थ, आपके आगे का क्या कदम होगा? अब पवन दुग्गल जो साइबर लॉ एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये साइबर क्राइम भी इससे माना जा सकता है अगर सामने आए। तो आप लोग किस तरह से आगे मूव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप लोगों ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तहकीकात की है? जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो एट एन इंडिविजुअल लेवल, इसमें कोई शक नहीं कि जो मेरे फोन के साथ हुआ या जो औरों के फोन के साथ हुआ जहां पे हैकिंग हुई है, हैकिंग जो है ये आईटी एक्ट के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से अश्विनी वैष्णव जी आज सफाया दे रहे थे सरकार के हवाले से कि हम लॉफुल सर्वेलेंस करते हैं और एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर जो है तय है टेलीग्राफ एक्ट या आईटी एक्ट के तहत। जनाब, आप अच्छी तरह समझ लें कि जो लॉफुल इंटरसेप्शन है उसमें हैकिंग नहीं आता है।
और हैकिंग की जो परिभाषा आईटी एक्ट में दी गई है, उस परिभाषा के तहत कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एजेंसी अगर वो उन गतिविधियों को या उन टैक्टिक्स को अंजाम दे तो वो क्राइम कमिट करता है। तो ये एक इंडिविजुअल क्राइम तो हुआ है अगर किसी का फोन हैक हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि सोल्यूशन सिर्फ एक क्रिमिनल केस करने से या कहीं पे कोई क्रिमिनल कंप्लेंट डालने से नहीं आएगा। सोल्यूशन, क्योंकि एक बहुत विशाल पैमाने पे ऐसे टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पे रोक लगाना बहुत बहुत जरूरी और आवश्यक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। जी जी अब मैं आपसे कुछ और, आईटी मंत्री जो हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में आया है। बहरहाल उनका नाम शायद तब इंक्लूड किया होगा जब वो मंत्री नहीं, क्योंकि आज ही वो बयान में संसद में बचाव में आए थे। कुछ उनके बयान हैं जो उन्होंने दिए, मैं आपसे संक्षेप में उनका जवाब चाहूंगी। पहले उन्होंने शुरुआत ये की है कहते हुए कि मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का था शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले क्यों आया, उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी भारतीय लोकतंत्र पर और जो हमारे संस्थान हैं उस पर एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये तो बचपना है उनका ये बयान, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फॉरबिडन स्टोरीज जो प्रोजेक्ट चला रहा है, ये 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम बहुत सारे देशों के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान अकेला एक मुल्क नहीं है और इसमें कम से कम 10-11 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 40-50 देशों के जो हैं फोन्स इसमें मौजूद हैं और 3-4 महीने से हम इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। और एक शेड्यूल के तहत जो अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है और उनके अपने स्टोरीज के बेसिस पे ये शेड्यूल तय किया गया है। तो उनका ये सोचना कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करने के लिए ये किया गया, ये मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे आदमी पे। सिद्धार्थ जी उन्होंने ये भी कहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डेटा डज नॉट रिवील वेदर द डिवाइस वाज इन्फेक्टेड विद द पेगासस और जस्ट एन अटेम्प्ट टू हैक। भाई ये तो हम खुद कह रहे हैं अपने स्टोरीज में, तो वो कौन सी बड़ी बात है। हम अपने स्टोरीज में कह रहे हैं कि जब तक हम फोन की फोरेंसिक जांच नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते क्लियरली कि ये फोन हैक हुआ। लेकिन उस फोन को एक लिस्ट में किसी वजह के लिए डाला गया। वो वजह क्या है? वो वजह ये था कि उनको एज अ पोटेंशियल टारगेट फॉर सर्विलेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर जब उस लिस्ट से निकाल के हम लोग फोन्स की तहकीकात हम कर पाए तो पता चला कि उसमें पेगासस है जी। लेकिन ये हम खुद कह रहे हैं। जैसे वैष्णो जी का फोन हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाए हैं, तो जब तक हम एग्जामिन नहीं कर पाएंगे हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उनका फोन हैक हुआ। तो सिद्धार्थ, अश्विनी जो मंत्री हैं उनका नंबर आना या प्रहलाद पटेल का नंबर आना, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई मैं समझता हूं कि अगर हम प्रहलाद पटेल जी का मिसाल देख लें तो न सिर्फ उनका नंबर या उनकी पत्नी का नंबर, लेकिन उनके पीएस का नंबर, उनके मीडिया एडवाइजर का नंबर, यहां तक कि उनके बावर्ची और माली का भी नंबर उस लिस्ट में है। हमने पाया तकरीबन 18 मोबाइल नंबर जो मंत्री महोदय के इर्द गिर्द जो है वो एसोसिएटेड है। तो किसी न किसी कोई ना कोई इदारा जो पेगासस इस्तेमाल कर रहा है, लगता है कि उनको काफी ज्यादा रुचि थी प्रहलाद पटेल साहब क्या सक्सेसफुली वो हैक हुए ये हम कह नहीं सकते जब तक उनके फोन्स की तहकीकात हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है सिद्धार्थ, एक और सवाल जो एनएसओ है, जो एक कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर देती है, उसके आईटी मंत्री ने कहा है NSO has also said that the list of countries showing using Pegasus is incorrect and many countries mentioned are not even in our clients. It also said most of its clients are Western countries. So it is evident that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. नहीं, ये भी मैं कहता हूं कि मंत्री साहब उस स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ें। अगर भारत NSO का क्लाइंट नहीं है तो NSO कह दे कि भाई भारत क्लाइंट नहीं है। अगर भारत NSO से पेगासस नहीं खरीदता तो मैं मंत्री महोदय से को चैलेंज करता हूं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो कहे कि हम NSO के क्लाइंट नहीं है, पेगासस नहीं खरीदते। अभी तक आज 3 साल से 2-2.5 साल से इल्जाम लग रहे हैं सरकार पे। इससे पहले व्हाट्सएप ने यूएस कोर्ट में NSO के खिलाफ वहां पे केस चला और उस केस के तहत बहुत सारे इंडियन नंबर्स हैं जो जिसपे पेगासस यूज किया गया। तो अब 2.5 साल से सरकार को मौका है कहने के लिए कि भाई हम पेगासस इस्तेमाल नहीं
करते। बिल्कुल। आप मंत्री महोदय जरा बताएं कि 2.5 साल में अभी तक स्पष्ट रूप से सरकार क्यों नहीं कह रही है बिल्कुल कि हमने पेगासस नहीं खरीदा, हम एनएसओ के कस्टमर नहीं हैं। और जो जिस इंटरव्यू का वो हवाला दे रहे हैं, एनएसओ के जो बॉसेस हैं वो भी साफ बोल दें फिर कि अगर कुछ कंट्रीज हैं जो कस्टमर नहीं, वो बताएं कि हिंदुस्तान कस्टमर नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं बोल रहे। और दूसरी बात की, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, लेकिन मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगी। उन्होंने अपने एक बयान में भी बोला है कि दे वुड आल्सो बी अवेयर दैट एनी फॉर्म ऑफ इलीगल सर्विलेंस इज नॉट पॉसिबल विद द चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर लॉज एंड आवर रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस। जी तो ये मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं एक और पॉइंट रखना चाहूंगा आपके नाज़रीन के लिए जी। कि अगर हम मान लें कि वैष्णव जी और जो कहना चाह रहे हैं वो कि भाई भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लवासा जी का नाम किसी फहरिस्त में डाला गया, मंत्री महोदय आपका नाम स्वयं इसी फहरिस्त में डाला गया, मेरा फोन था, प्रशांत किशोर का फोन था। तो किसी न कहीं किसी सरकार ने, अगर भारत सरकार नहीं है तो क्या आपको चिंता नहीं कि कौन सी सरकार है, दुनिया के किस कोने में बैठ के कौन सी सरकार भारतीय नंबरों को निगरानी में रख रहा है? बिल्कुल, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी जिक्र किया, लेकिन अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी। इट क्लियरली इमर्जेस दैट देयर इज नो सब्सटेंस बिहाइंड दिस सेंसेशनलिज्म। सॉरी, मतलब दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। यस भाई, इससे ज्यादा सब्सटेंस क्या हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं ममता बनर्जी के और जो अलग अलग पार्टीज को एडवाइस कर रहे हैं, उनके फोन में आज के डेट में अभी भी जो है पेगासस इन्फेक्शन जारी है। और सरकार चाहे तो किसी भी अपने आईटी एक्सपर्ट को बुला के उसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं कि हमने फोरेंसिकली एग्जामिन किया है और ये प्रूफ है, तो मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस नहीं है? और सबसे बड़ी बात की, एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अगर आपको कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग सीनियर हिंदुस्तानियों के नाम हैं और आप कह रहे हैं कि ये हम उस लिस्ट में हमने नहीं डाला, हम इनकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो आप पता तो कीजिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए कि आपके आला जो ऑफिशियल्स हैं, आपके मंत्री हैं, कौन इनको निगरानी पे रख रहा है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की इतनी बात करते हैं तो अगर आपके इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जा रहा है तो कौन है वो मुल्क, कौन सी सरकार है वो, किस दुनिया के किस कोने में जो आपके इलेक्शन कमिश्नर के फोन को निशाना बना रहा है? बिल्कुल, आपने अपनी बात सामने रखी और वाकई आपने कई पहलुओं पर, तमाम पहलुओं पर जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अहम बात जो सिद्धार्थ वरदराजन ने कही कि जब हमने समय का जिक्र किया कि एक इलेक्टोरल वेपन के तौर पर इसका प्रयोग किया जा रहा था। बहरहाल चर्चा और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। हम ब्रेक लेंगे और कावड़ यात्रा पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताएंगे। देश की बात में बात अब कावड़ यात्रा की, जिससे कोरोना के इस दौर में संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सक्रिय भूमिका निभाई और कोर्ट के कड़े रुख के बाद सावन महीने में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा पर विराम लग गया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि सख्त कार्रवाई करे अगर कोई कावड़ यात्रा करता है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस साल कोई कावड़ यात्रा नहीं होगी और तमाम संस्थानों ने यात्रा टालने का फैसला भी लिया है। उत्तराखंड सरकार पहले ही यात्रा पर रोक लगा चुकी है। कोर्ट ने केरल सरकार से भी सवाल पूछा है कि ईद के मौके पर लॉकडाउन पर ढिलाई क्यों की जा रही है। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि केरल में कोरोना की संक्रमण दर 10.96% है, तो जो यूपी से ज्यादा है। तो केरल इस मामले पर, ये जो मामला है, इस पर अब कल कोर्ट सुनवाई करेगा। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का जो मामला था, जिस पर स्वतः संज्ञान लिया था, उस सुनवाई को बंद कर दिया है और कहा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि कावड़ यात्रा इस साल नहीं होगी, जैसे पिछले साल नहीं हुई थी कोरोना की महामारी के हालात को देखते हुए, इसलिए वो इस सुनवाई को बंद कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी भी दी है कि इस दौरान अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी घटना हुई जिससे लोगों के सेहत का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ, तो फिर
उसे जो प्राधिकरण जो है उसे प्राधिकरण को काफ़ी कठोर नज़रों से देखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। इससे पहले यूपी सरकार ने बताया था कि उसने फैसला लिया है कि इस बार भी जो कांवड़ यात्रा है उसको स्थगित कर दिया जाए। कांवड़ संघ से भी इस बारे में बात हुई और फिर ये निर्णय लिया गया है कि जैसे पिछले साल कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, इस साल भी वो कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से केंद्र ने सुझाया है उसी के तहत गंगा जल को मंदिरों तक अभिषेक के लिए पहुंचाया जाएगा और वहां पर जो प्रोटोकॉल है मंदिरों में, जो लोकल जो श्रद्धालु हैं अपने स्थानीय मंदिर में जाकर वो अभिषेक कर सकते हैं। ये एक जो यूपी सरकार की ओर से कहा गया है। इसके अलावा अहम बात यह है कि इस सुनवाई को शुरू किया था शुक्रवार को, काफ़ी टिप्पणियां भी की थी यूपी पर और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह से यूपी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। केंद्र ने भी कहा था कि इस बार टैंकरों के जरिए गंगा जल भेजा जाए और प्रोटोकॉल के साथ अभिषेक किया जाए। इसके साथ साथ अब एक और नया मामला शुरू हुआ है जिसमें केरल में बकरीद को लेकर जो 3 दिन की छूट दी गई है उसको चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केंद्र सरकार को नोटिस किया है। मंगलवार को ही इस मामले की सुनवाई होनी है और यहाँ पर दलील ये दी गई है कि किसी भी तरीके से केरल में बहुत केसेस हैं, इसलिए इस तरीके की छूट वहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए जो 3 दिन की छूट दी गई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। गर्मी से जूझ रही दिल्ली वालों को कल देर रात से हो रही लगातार बारिश से राहत मिली है, लेकिन इस राहत के साथ कई मुश्किलें भी सामने आई हैं। दिल्ली में जगह जगह जल भराव हुआ है जिसके कारण लंबे लंबे जाम लग गए। ये कोई तालाब नहीं जिससे वाहन निकलने की कोशिश कर रहे हों। ये आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड है। यहाँ सीवर ओवरफ्लो हुआ जिसके कारण सड़क पर ही तालाब बन गया और लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान होते रहे। ये बताइए कितनी देर से फंसे हुए हैं, किस तरफ से आ रहे हैं? 2 घंटे से आजादपुर से आ रहे हैं। आजादपुर से? तो इसी जाम में फंसे 2 घंटे से? हाँ, इसी जाम में फंसे 2 घंटे तो ऊपर हो गए। 3 घंटे हो गए आईटीओ से पीछे से आते हुए यहाँ तक। 3 घंटे से आप जाम में फंसे हुए हैं? जी हाँ, जाम में फंसे हुए 3 घंटे से। 3 घंटे से फंसे। कितनी देर से फंसे हुए? ये देखिए क्या हो रहा है। मैं एक फौजी आदमी बोल रहा हूँ, ऑन ड्यूटी में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ये क्या है? ये कितने समय से फंसे हैं? भैया करीब 1.5 घंटे हो गया। ये दोपहर 12 बजे के वक्त पूर्वी दिल्ली से आईएसबीटी और आईटीओ की ओर जाने वाले गीता कॉलोनी पुल पर लगे जाम की तस्वीरें हैं। आधे घंटे से ज्यादा जाम में फंसने के बाद भी लोग तय नहीं कर पा रहे कि दिल्ली में भारी बरसात सजा है या मजा है। 1.5 घंटा हो गया कम से कम। 1.5 घंटा इसी जाम में फंसे हुए? इसी जाम में। तो आपको कहाँ जाना है? हमें आईएसबीटी। तो ये बरसात ज्यादा दिक्कत कर रही है या ये जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है? जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। बरसात दिक्कत नहीं कर रही, जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। अच्छा, नहीं तो आज की बरसात सजा है मजा है? सजा ही है, पूरी सजा है, पूरी सजा है। तो बरसात सजा है मजा है, क्या कहें? मजा भी है और सजा भी है। ठीक है। कितनी देर से फंसे हुए हैं? लगभग आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे हो गए। हाँ जी। तो बरसात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बरसात तो होनी चाहिए, जाम तो लगता मैं रहेगा। सबसे ये पूछ रहा हूँ, बरसात सजा है मजा है? बिल्कुल मजा है, मजा है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में हमेशा की तरह इस बार भी पानी भरा। इस दौरान एक 25 साल का लड़का सेल्फी लेते हुए और वीडियो बनाते हुए पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में भी सुबह घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली के सबसे व्यस्त माने जाने वाले आईटीओ पर भी जल जमाव हुआ और ट्रैफिक धीमा रहा। लेकिन राहत की बात है कि हर साल बरसात में डूबने वाला मिंटो ब्रिज इस बार सामान्य रूप से चलता रहा। दिल्ली के मौजूदा हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अहम समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के साथ समीक्षा बैठक की।
मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी और दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली में इस बार बड़ी मुश्किल से बरसात हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या ऐसी तस्वीरों को देखकर दिल्ली वाले सावन के मौसम में बरसात की दुआ मांगना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। ज़रूरी है कि सिविक एजेंसियां अपनी व्यवस्था सुधारें ताकि लोग सावन के मौसम में बरसात का आनंद ले सकें और उनका जीवन भी सामान्य तौर पर चलता रहे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र दूसरी लहर के प्रकोप से पूरी तरह उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ एक जिला ऐसा है जिसका बड़ा केस लोड उसे नीचे खींच रहा है। ऐसा जिला है जो पीक के दौरान बिल्कुल शांत था, लेकिन अब राज्य का रोजाना 25% केस लोड और 18% मौत रिपोर्ट कर रहा है। जिले में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 1368 लोग तो 5745 सिंगल डोज वाले लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। बात कर रहे हैं कोल्हापुर की। तो कोल्हापुर के हालात वाकई चिंताजनक है और इसी खबर के साथ फिलहाल देश की बात में इतना ही।